अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक अभी ख़त्म किया है। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ जाएं, हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अभी तक भी एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करने में कुछ मुश्किलात हो रही हैं। तो अगर वो इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो उनके लिए एडजस्टिंग एंट्री बनाना आसान हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो एडजस्टिंग एंट्री बनाने में माहिर हैं, वो भी अगर इसको देखेंगे तो ये उनके लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। टोटल जो एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास आती हैं उनको देख लेते हैं। किसी भी एक क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स आती हैं वो आमतौर पर 4 या 6 एंट्रीज पर मुश्तमिल होती हैं, इससे ज़्यादा एंट्रीज नहीं आती। जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस अब आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पेपर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। आज से 10-15 साल पहले हमारे पेपर का फॉर्मेट था कि हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन होता था एक। तो तो उस वक्त हमारे पास जो एडजस्टिंग एंट्रीज आती थी वो 8 10 भी आती थी। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 12.5 या 12 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे पास एडजस्टमेंट्स सिर्फ 4 या 6 आती हैं। तो ये एक आसानी हो गई कि आपको सिर्फ 4 या 6 मैक्सिमम एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। अच्छा, इन 6 एडजस्टिंग एंट्रीज में अगर मैक्सिमम 6 भी आती हैं तो उनमें सबसे बुनियादी एक एंट्री तो लाजमी होती है एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। जबकि 1 या 2 एंट्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी होती हैं। और एक एडजस्टिंग एंट्री बैड डेट एक्सपेंस की होती है। बाज़ औक़ात ये नहीं भी देते, बैड डेट एक्सपेंसेस की एंट्री बाज़ औक़ात आपके पेपर में शामिल होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होती है, तो इसमें हमें और आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक एडजस्टिंग एंट्री होती है किसी अनपेड एक्सपेंस के बारे में या किसी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि जी पहले हमने एक्सपेंस किया हुआ था, अब उसमें मजीद एक्सपेंस हमने देना है। फॉर एग्जांपल हमारा रेंट एक्सपेंस पहले हमें दिखाया गया हो कि 50,000 है और अब बता रहे हैं कि जी रेंट स्टिल अनपेड है 10,000 रुपए, तो ये हो गया अनपेड जो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है। अच्छा, बाज़ तो इसमें ऐसे भी कहते हैं कि रेंट जो है वो 50,000 ऑलरेडी पेड है और जब एडजस्टमेंट्स हम कर रहे होते हैं ईयर एंड पे तो उस वक्त हमें पता चलता है कि जी उसमें से 5,000 या 10,000 लेट से कि वो प्रीपेड था। तो ये प्रीपेड है और ये हमारा एसेट होता है, इसकी वजह से एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक एडजस्टिंग एंट्री आपके पास आती है अनअर्न्ड इनकम की या इनकम रिसीवेबल की। यानी आपको या तो कोई इनकम रिसीवेबल के बारे में बताया गया होगा कि जी ये इनकम अभी भी आपने रिसीव करनी है, और या फिर ये कहा जाएगा कि इनकम आपको मिल चुकी है, पैसे मिल चुके हैं किसी इनकम के अगेंस्ट में, लेकिन वो अभी तक हमने कमाए नहीं हैं। यानी उसके अगेंस्ट में जो सर्विसेज या जो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी थी वो अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं की हैं। अच्छा, ये एंट्री भी ज़रूरी नहीं कि हर साल आए, ये कभी होती है कभी नहीं भी होती। एक और ट्रिप आप देखें एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के हवाले से, कि पहली बात तो ये कि ये हमेशा इसकी एक एंट्री होती ही है, लाजमी। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एक एंट्री लाजमी होती है। जब भी आप एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री देखें एडजस्टेड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी उसको कंपेयर नहीं करना अपने अपने अनएडजस्टेड डेटा से। देखिए, हमारे पास जो डेटा गिवन होता है उसमें हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं। एक हमें ऊपर डेटा दिया गया होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए जाते हैं। ये हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, या इसको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, या इसको आप अनएडजस्टेड डेटा कह लें। जबकि इसके बाद हमें नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया गया होता है। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री आपको गिवन होती है, एक इन्वेंट्री आपको अनएडजस्टेड डेटा में भी गिवन होती है। जो अनएडजस्टेड डेटा में इन्वेंटरी गिवन होती है वो इन्वेंट्री आपकी होती है ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग और एंडिंग को कभी भी कंपेयर नहीं करना। जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास आए, जितना अमाउंट हो उसी अमाउंट से उसकी आपने एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है, और वो एंट्री आपको पता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। ठीक है, वो एंट्री हमेशा यही बनती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसमें और कुछ नहीं करेंगे। जितना अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया जाएगा उसी अमाउंट से आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करके इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। टिप नंबर 3,
डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के बारे में है ये टिप। अच्छा, हमेशा डेप्रिसिएशन की तो एक एंट्री होती है और बाज़ औक़ात अगर आपके पास एक से ज़्यादा फिक्स एसेट्स दिए गए होते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ भी दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके डेटा में, क्वेश्चन के डेटा में फर्नीचर भी है और इक्विपमेंट भी है, तो उन दोनों का डेप्रिसिएशन की ट्रांज़ैक्शन आपको बताई जाएँगी। तो आसानी हो गई हमारे लिए, एक बहुत आसान सा ट्रांज़ैक्शन हमें 2 मर्तबा सिर्फ़ रिकॉर्ड करनी है। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की ट्रांज़ैक्शन कितनी आसान होती है। इसकी ट्रांज़ैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा यही होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगर बैड डेट्स होंगे तो उसकी भी यही ट्रांज़ैक्शन, सेम ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होती है, बैड डेट एक्सपेंसेस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अच्छा, कुछ केसेस में बैड डेट एक्सपेंसेस के बारे में उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए पूछता ही नहीं है एग्जामिनर। ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पर बनाने के लिए कह देता है, वो बैड डेट एक्सपेंस की एंट्रीज बनाने के लिए नहीं कहता। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर आपके पास जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया गया है, उस डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एग्जामिनर ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का वर्ड इस्तेमाल किया है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज रुपीस 5000, या बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज एस्टिमेटेड अप टू रुपीस 2000 या 500, या कुछ भी अमाउंट वो दे सकता है। तो अगर इस तरह से उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या बैड डेट एक्सपेंस का वर्ड इस्तेमाल किया हो, तो आपने उसको कभी भी अनएडजस्टेड डेटा से कंपेयर नहीं करना, उसी अमाउंट से रिकॉर्ड कर देना है और उसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। इसमें आपने वही अमाउंट यूज करना है जो आपके पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया गया है, उसको कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना। और लेकिन अगर एग्जामिनर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में टर्म यूज करता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तब हम क्या करेंगे, तब आपने क्या करना है कि इस अमाउंट को, जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया गया है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, इस अमाउंट को माइनस करना है अनएडजस्टेड डेटा में जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया गया है उसमें से माइनस करना है। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपको कह रहा है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कि allowance for depreciation on machine was estimated up to rupees 10,000। अब आप कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस डेटा में, अनएडजस्टेड डेटा में आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, वहां पर जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होगा वो लाजमी इससे कम अमाउंट होगा। वो जितना भी अमाउंट होगा आपने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास बचेगा, उस रिमेनिंग बैलेंस से आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और यही सेम काम आपने बैड डेट एक्सपेंस के साथ भी करना है। अगर बैड डेट्स के लिए भी अलाउंस ऑफ बैड डेट का टर्म यूज की जाएगी, तो आपने यही काम वहां पर भी करना है। टिप नंबर 4, यह आपके पास आएगा प्रीपेड या पेएबल या रिसीवेबल या अनअर्न्ड के बारे में। ठीक है, ओके, हर एक प्रीपेड या पेएबल या रिसीवेबल या अनअर्न्ड के लिए कोई भी अकाउंट दिया गया हो, प्रीपेड अकाउंट आपके पास आ रहा है या पेएबल अकाउंट आपके पास आ रहा है या रिसीवेबल अकाउंट आपके पास आ रहा है या अनअर्न्ड अकाउंट आपके पास आ रहा हो, तो इसको आपने लाजमी कंपेयर करना है इसके प्रीवियस डेटा से। जो अनएडजस्टेड डेटा में आपको जो अमाउंट दिया गया है उससे आपने लाजमी कंपेयर करना है। यहाँ पर ये चीज बहुत गौर कीजिएगा कि अगर जो हेड ऑफ अकाउंट दिया गया हो आपको अनएडजस्टेड डेटा में, वो सेम हो जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट का अकाउंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी सैलरी एक्सपेंस दिया गया है और अनएडजस्टेड डेटा में भी आपको सैलरी एक्सपेंस दिया गया है, तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में आपने इन दोनों का डिफरेंस लेकर उस डिफरेंस वाले अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। मिसाल के तौर पर आपको एडजस्टेड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है कि जी सैलरी एक्सपेंस आर रुपीज 40,000 फॉर द ईयर, पूरे साल के जो सैलरीज एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 है, जबकि आपको अनएडजस्टेड डेटा में बताया गया था कि सैलरी एक्सपेंस वाज रुपीज 30,000। तब आपने इनका डिफरेंस लेना है, 30,000 40,000 आप उसमें माइनस करना है, 10,000 आ गया। अब इस 10,000 से आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि जो हेड ऑफ अकाउंट्स हो वो सेम नहीं है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट का और अनएडजस्टेड डेटा का हेड ऑफ अकाउंट सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको कह रहे हैं कि जी सैलरी पेएबल या सैलरी आर अनपेड, जबकि एडजस्ट डेटा अनएडजस्टेड डेटा में आपको कहा गया था सैलरी एक्सपेंस। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में आप डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो आपको अमाउंट दिया गया है इस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल एंट्री के लिए जो अमाउंट आएगा वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट आएगा। ओके, जब कभी भी आप इस तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करें तो उसके लिए लाजमी पहले आपने जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग करने से पहले हमेशा उस एंट्री को आपने एनालाइज कर लेना है, ठीक है। उसके हेड ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, उनके हेड ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक उनकी नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या बन रही है, फिर नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से आपने देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर आपने ये देखना है कि वो इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपने एंट्री को रिकॉर्ड करना है जर्नल में। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एंट्री जो जर्नल में या एडजस्टिंग एंट्रीज में जहाँ कहीं भी वो रिकॉर्ड हो रही है, जब भी आप डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो आपकी एंट्री गलत है। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक प्रीपेड इंश्योरेंस है आपके पास, अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस 60,000 रुपए, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि जी इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000। यानी आपको अनएडजस्टेड डेटा में बताया गया था कि जी प्रीपेड इंश्योरेंस है 60,000 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि जी अब प्रीपेड इंश्योरेंस है 15,000। तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट आएगा जो कि बनेगा 45,000, ये रिकॉर्ड होगा। और इसमें अब आपने देखना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि कम हो रहा है, पहले 60,000 था, अब उसकी जगह पर वो 15,000 रह गया, तो ये डिक्रीज हो रहा है। प्रीपेड कोई भी चीज होती है तो एसेट होती है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। जबकि इसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, इसके अगेंस्ट में आ जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि जाहिर है प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने एडवांस दिया हुआ था वो अब डिक्रीज हो गया है, तो कहाँ गया, वो एक्सपेंस हो गया, हमारा खर्च हो गया, ठीक है। तो कितना अमाउंट खर्च हो गया, 45,000 का अमाउंट खर्च हो गया, और प्रीपेड में से कितना कम हो गया है, 45,000 का अमाउंट हमारा कम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इस 45,000 के अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। एक और मिसाल लेते हैं इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर आपको रेंट एक्सपेंस दिया गया है 80,000 अनएडजस्टेड डेटा में, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि जी अनपेड रेंट। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट्स है, वहां पर रेंट एक्सपेंस है, यहाँ पर अनपेड रेंट का हेड ऑफ अकाउंट दे रहे हैं। जबकि प्रीवियस वाली जो एग्जांपल थी उसमें क्या था कि आपको दोनों सेम हेड ऑफ अकाउंट दिए जा रहे थे, प्रीपेड इंश्योरेंस और नीचे भी प्रीपेड इंश्योरेंस दिया जा रहा था। यहाँ पर दोनों जगह पर अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट्स है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया गया है यानी 20,000, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट बेटा, आपके ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे, इनको बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लीजिएगा, इनकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। याद रखिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज एक थोड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है, और इसकी अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आप इसमें बहुत गड़बड़ कर देंगे। आई विश यू गुड लक, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोले, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।